हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले? ब्रोंक्यूल्स के बारे में बताया था, ब्रोंकाई पार्ट के बारे में बताया था। अब मैं बताऊंगा जो टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंकाई का या ब्रोंकस का या ब्रोंकाई ट्री का, जो टर्मिनल पार्ट्स में जो सेल्स होती हैं उसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंकाई का या ब्रोंकियल ट्री का, जो कि 1 mm डायमीटर का होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स रहती हैं। ठीक है, कई प्रकार की सेल्स होती हैं उसमें, तो उस सेल्स की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो उसमें सेल होती है वो सेल होती है सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो कि कॉलम की शेप में हो। कॉलम यानी खंबे, ठीक है, खंबे की शेप में हो, कॉलम्स के शेप में हो, और उसके ऊपर सीलिया हो, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो, हेयर्स के जैसे सीलिया हो। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये होता है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। इसका काम क्या होता है? इसके ऊपर जो सीलिया होता है, सीलिया का काम क्या होता है? म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होता है? ये क्या करता है? म्यूकस का क्लियरेंस करता है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो म्यूकस जमा हुआ रहता है, जो कि गॉबलेट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, उसका क्या करता है? क्लियरेंस करता है। क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, जो म्यूकस में ट्रैप होते हैं, तो ये क्या करता है? जो टर्मिनल पार्ट होता है, यानी जो सबसे एंड वाला पोर्शन होता है, किसका? टर्मिनल पार्ट ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, उसको वहां से एक्सपेल करता है, यानी सीलिया के थ्रू बाहर अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है, ताकि वहां से वो बॉडी के बाहर एक्सपेल्ड हो जाए। ठीक है, बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाए, इसलिए सीलिया का ये काम होता है। उसको बोलते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। ये नोट कर लो, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है वाला पॉइंट कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होता है। ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या वाइवा हो, इस तरीके से ये चीज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होता है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ऐसा मैकेनिज्म होता है जो म्यूकस का क्लियरेंस करे, यानी म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, यानी सीलिया के द्वारा म्यूको यानी म्यूकस का क्लियरेंस करे। ठीक है, म्यूकस को वहां से रिमूव करे, एक्सपेल करे, टर्मिनल पार्ट से बाहर निकाल दे, ताकि आप जब कफिंग करते हो तो निकालते हो ना, कफ निकालते हो, म्यूकस निकालते हो, उसके द्वारा क्या होता है? जो ट्रैप्ड जो पैथोजेंस हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आए हैं आपका इनहेल और एक्सहेलेशन के समय, आपने जो सांस लिया, सांस छोड़ा, उस समय जो आया है, उसको वो उसमें से निकाल दे। ठीक है, देयर आर 300 सीलिया प्रोजेक्ट फ्रॉम अपाइकल पार्ट ऑफ द सेल। ये जो सीलिया होते हैं, उसमें कितने सीलिया होते हैं? 300 सीलियाज होते हैं। ठीक है, ऐसे 300 सीलिया होते हैं सेल के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट यानी कि ऊपर जो अपाइकल पार्ट, यानी जो ऊपर जो बिगनिंग वाला पार्ट है, वहां से वो बाहर निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया का काम क्या करता है? म्यूकस को आगे बढ़ाने का, धकेलने का काम करता है, एक्सपेल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स के बारे में। अब आगे बढ़े, अब आता है गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या होता है? सबसे पहले गॉबलेट का मतलब जान लो कि इसको गॉबलेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, बता तो दूंगा मैं आपको, ये काम करता है, पर मीनिंग जानना हमारा ज्यादा जरूरी है। गॉबलेट यानी अ वेसल लाइक स्ट्रक्चर, वेसल विच डोंट हैव द होल्डिंग हैंड्स, जिसके पास पकड़ने जैसा वेसल, ऐसा बर्तन जिसमें पकड़ने के लिए साइड में कुछ होना। ठीक है, जैसे कि ऐसा प्याला, जैसे कि ऐसा रहता है ना, जैसे ग्लास समझ लो, कप। ठीक है, ऐसा वेसल जिसके साइड में होल्ड करने के लिए कुछ होना। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट एक वेसल होता है, एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें पानी भरने का रहता है और जिसके साइड में कुछ पकड़ने के लिए होता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। शेप वैसा रहता है, उसके साइड में कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका काम क्या होता है गॉबलेट सेल्स का? एक तो आपको पता है इसका मेन काम क्या है? म्यूकस सीक्रेट करना, वही गॉबलेट सेल्स का लिपिड सीक्रेट करना, ये सब काम गॉबलेट सेल्स के होते हैं। गॉबलेट सेल के अंदर क्या होता है? इसके ऊपर होते हैं माइक्रोवेलाई। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोवेलाई। ये सीलिया अलग होता है और माइक्रोवेलाई अलग होता है। ठीक है, सीलिया मूव करता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये किस नेचर में? ये थोड़े स्टबन होते हैं नेचर में, यानी कठोर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हिलते नहीं है, बालों के ऐसे लहराते नहीं है। ठीक है, इसमें होते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? म्यूसिन, जो कि म्यूकस
होता है, म्यूसिन क्या होता है आगे चल के म्यूकस में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, म्यूसिन सिक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। इनको म्यूसिन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं ग्रेन्यूल्स, म्यूसिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर सप्लाई करता है इसको, जो भी फंक्शन करेगा भाई इसका बैटरी है ये, ठीक है, पेट्रोल है इसका बैटरी है, ये इसको पावर देगा तभी चलेगा, ठीक है। इसमें होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, इसका ब्रेन है, ठीक है, काम ये करवाएगा इससे, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहे हैं ये लंबे लंबे, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और गोल्गी अपैरेटस भी होता है, या गोल्जी या गोल्गी जो भी बोल रहे हो आप लोग, गोल्गी अपैरेटस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, मेन म्यूकस सिक्रेट करने का। म्यूकस किसके द्वारा सिक्रेट करता है, ये इसमें ग्रेन्यूल्स होती है, म्यूसिन ग्रेन्यूल्स, जो कि क्या करते हैं, म्यूसिन सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या बनता है आगे चल के म्यूकस में फॉर्म होता है। म्यूकस क्यों बनता है भाई, म्यूकस इसलिए बनता है आपकी बॉडी के अंदर एक स्मूथनेस प्रोवाइड करे, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, उसके साथ साथ जो भी फॉरेन बॉडी आती है उसको ट्रैप करे, फॉरेन बॉडी ट्रैप होने के बाद सीलिया के द्वारा क्या होती है, बाहर एक्सपेल हो जाती है, इतना इनका काम है, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हम इनके बारे में थोड़ा जनरल जान रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि इनके बारे में इतना है भी नहीं, ठीक है। हम सिर्फ इसका नॉर्मल हम इसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, हम हिस्टोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। अगर फिजियोलॉजी रहता तो फिजियोलॉजी में हम एक एक सिक्रीशन, तो इससे उससे निकला इसका प्रिकर्सर, उसका आरएनए डीएनए वो सब पढ़ते हैं, पर हम इसके सिर्फ हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसमें क्लारा सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ये, क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर, तो डोम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कैसा स्ट्रक्चर, डोम। डोम कैसा हुआ, एक कैसे बताऊं मैं आपको, डोम यानी कि एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गुफा जैसा, एक कब्र के जैसा। ये बड़ी बड़ी क्या होती थी पुराने जमाने में, इधर का तो नहीं पता, विदेशी जगहों में क्या करते थे, एक डोम बनाते थे, यानी कि कब्र मिट्टी में खोद के कब्र नहीं बनाई जाती थी, वो पहाड़ों में छेद करके पहाड़ों में और चट्टानों में क्या करते थे, कब्रें बनाते थे, उसको बोलते थे डोम। इसलिए इसका स्ट्रक्चर इसलिए डोम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी नाम इसका ऐसा किसने दिया है भाई, जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा उस साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया, इसलिए इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आया समझ में, डोम। अब इसमें क्या होता है, नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं, जिसमें कि ये सीलिया दिख रहा है, ये सीलिया इसमें नहीं है, इसलिए ये है नॉन सीलिएटेड सेल्स। इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि ये टॉक्सिन का रिमूव करता है। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आएंगे बॉडी में, उनका डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करेगा, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, ये डिफेंस मैकेनिज्म की जैसे ये एक्ट करता है। कौन से सेल्स, क्लारा सेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर भी ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या है ये, ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के द्वारा ही क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग का काम लाइसोसोम्स के द्वारा ही होता है। और क्या होते हैं इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक ईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स आ जाए, ठीक है, रेटिकुलम है अगर, जैसे कि ये रेटिकुलम है और जिसके ऊपर अगर राइबोसोम्स आ जाए, राइबोसोम्स की जो सेल होती है इसके ऊपर आ जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है इसमें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर आके क्या अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, उसके कारण इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है और उसके ऊपर दाने दाने आने के कारण इसमें अब्रेशन यानी घर्षण हो जाता है, फ्रिक्शन होता है, उसके कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, किस तरीके से किसके द्वारा डिटॉक्सिफाई करता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं, वो जो भी सब्सटेंस आता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेम सेल में। स्टेम सेल का काम क्या होता है, स्टेम सेल्स, ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे होंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम दिख रहा होगा,
सीडो यानी एक से ज्यादा लेयर वाला, पर ये एक से ज्यादा लेयर नहीं है। इस वक्त इसको आप ध्यान से देखो, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, यानी ऐसा भ्रम क्रिएट होता है, जो कि सेल जैसा भ्रम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या दिखते हैं ये स्ट्रेटिफाइड दिखते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल, एक से ज्यादा लेयर वाली सेल दिखते हैं ये। उसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही क्या होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं। बेसल सेल्स कहाँ होते हैं, नीचे वाली मेम्ब्रेन में। जो एपिथेलियम जो सेल रहती है, एपिथेलियम सेल के जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसी में होते हैं बेसल सेल्स। बेसल सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि गिव राइज टू अनदर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स भी बोलते हैं इसको। प्रोजेनिटर सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ये सेल आगे वाला जो ऊपर वाले सतह पे जो सरफेस पे जो सेल्स है, जो एपिथेलियम है, डेड होने के बाद, उसके मरने के बाद ये करेंगे दूसरी सेल को जन्म देने का काम करेंगे। कौन सा सेल करेंगे, स्टेम सेल का काम होगा, ठीक है। गॉबलेट सेल्स क्या है, गॉबलेट सेल्स जो है कि जो स्मोकर्स, जो स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं ना, उनमें ये ज्यादा बढ़ जाते हैं आगे चल के, ठीक है। एक पॉइंट इसमें मैं सोचा था आपको बता दूं, ऐड कर दूं कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, जब स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं ना, उनमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें ज्यादा म्यूकस सीक्रेट होने लग जाता है, ठीक है। वो एक अच्छी बात नहीं है, वो एक डिफिशियंसी का जैसे काम करता है, एक्ट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब इसके बाद आते हैं ब्रश सेल। ब्रश सेल के बोलते हैं इसको, दिख ही रहा होगा, ब्रश करने का बस एक डंडी बना दूं उसमें, ठीक है। ब्रश लाइक अपीयरेंस का रहता है, क्योंकि इसमें सीलिया की जगह माइक्रोवेली होती है, लॉन्ग माइक्रोवेली, यानी लंबी लंबी। जैसे कि समझ लो ये है ब्रश सेल, ब्रश सेल के ऊपर क्या है, ये माइक्रोवेली है, ठीक है। ये मेरी उंगलियां क्या है, ये माइक्रोवेली है, ठीक है। ये है सेल और ये है माइक्रोवेली। ये लॉन्ग रहता है और स्टिफ इन नेचर। स्टिफ यानी कि कड़क, कैसा रहता है, कड़क, एक जगह पे स्थायी। ये सिलिया के जैसे मूव नहीं करता है, ये एक जगह पे ऐसा कड़क अपीयरेंस रहता है इसका, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। ये स्टिफ रहेगा, यानी कड़क रहेगा एकदम, ठीक है। स्टिफ इन नेचर रहता है। हैव सेंसरी रिसेप्टर्स, इसमें क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, सेंस लेना। किसके द्वारा लेना, न्यूरॉन्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। वही बात क्लियर, जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ये तो एपिथेलियम हो गया, इसके ऊपर हुआ माइक्रोविलाई, इसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कौन सी मेम्ब्रेन रही, बेसल सेल वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, वहां पे रहते हैं न्यूरॉन्स, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। यानी कि जो भी चीज आपके, जैसे कि एयर पैसेजेस में अगर कोई भी बिटर चीज, कोई भी ऐसी कड़वी चीज अगर जाएगी अंदर एयर पैसेजेस में, लगता है यार कैसे कड़ू कड़ू लग रहा है, सांस में कुछ रहती ना, हम जब इनहेल करते हैं कोई भी चीज का, जब हम स्मेल करते हैं, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इसमें है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं इसके ब्रश सेल में, वो क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, उनका काम रहता है सेंस करना। जो भी आप खुशबू हो, बदबू हो, नाक सुगड़ना, अच्छे से सूंघना, जो भी ऐसा कड़वा जो एहसास होता है आपकी बॉडी में, जो आप स्मेल करते हो, यार कैसा कड़ू कड़ू लग रही है, कैसी कड़ू कड़ू खुशबू आ रही है इसमें, ठीक है, लगता है ना, वो जो सेंस करने का काम किसका होता है, ये इन रिसेप्टर्स का काम होता है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिग्नल पास करते हैं ब्रेन में कि भाई इस तरीके का कुछ स्मेल आया है ब्रेन में, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूरो एंडोक्राइन सेल। क्या है भाई, न्यूरो एंडोक्राइन सेल, ठीक है। इसके बारे में देख लेना अच्छे से, इधर उधर नेट पे सर्च करोगे इसके बारे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। ये क्या होते हैं, सर्कुलर रहते हैं नेचर में, कैसे रहते हैं, सर्कुलर दिख रहे हैं, ये सर्कुलर और ओवल शेप में रहते हैं, और इनको बोलते हैं एपीयूडी, यानी कि एपीयूडी का मतलब क्या है, अमीन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेशन। क्या है एपीयूडी का मतलब, अमीन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेशन। सेल्स बुक भी बोलते हैं इनको। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स को क्या बोलते हैं, एक और नाम है इनका एपीयूडी, यानी अमीन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेशन सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, अमीन का अपटेक, अमीन का प्रिकर्सर होता है, यानी आगे चल के अमीन बनाता है। अमीन जो बनता है, अमीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, अमीनो एसिड्स की जो चेन रहती है पॉलीपेप्टाइड में, एक जगह पे एक अमीनो एसिड, एक जगह पे अमीनो एसिड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, जैसे कि ये चेन है, ये चेन है, तो ये रहे अमीन, अमीन के ग्रुप्स रहे, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, ठीक है। इसमें ये क्या रहे, एक एक अमीन रहे, तो इस अमीन को कौन देता है, जो आगे चल के जो कन्वर्ट होता है इसमें होता है, ठीक है। और क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल होना,
ठीक है, उसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम इन फीटल लाइफ, जब फीटल लाइफ यानी जब शिशु जब गर्भ में रहता है बच्चा, प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा अंदर रहता है पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो क्या होता है ये ज्यादा रहते हैं, काय में रहते हैं, मात्रा में यानी क्वांटिटी में ये ज्यादा होते हैं। और क्या सिक्रीशन करते हैं ये, पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन का काम क्या होता है, रेगुलेशन करना आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म बना के रखना, ग्रोथ करवाना आपकी बॉडी में। पेप्टाइड हार्मोन्स क्यों बोलते हैं इनको, एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स और एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका जो हार्मोन का जो चेन रहती है, प्रोटीन की जो चेन रहती है वो प्रोटीन से बनी रहती है और अमीनो एसिड से बनी रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, जो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइको या और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इसमें आ गया, यानी एक पेप्टाइड हार्मोन, हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये सब क्या है, हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके आगे हम देखेंगे, तो अब हम देख रहे हैं इसके नेक्स्ट वाला सेल्स। अब आती है इसमें लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आप सबको पता है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के WBC सेल्स होते हैं, एक प्रकार के WBC के अंदर ही ये आता है। ये कौन से होते हैं, ये अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, अग्रेन्युलोसाइट सेल्स होते हैं। ये WBC में कौन से सेल्स होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और एक अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल आता है, और जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आता है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में भी आता है, लिम्फोसाइट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट और एक स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज लिम्फोसाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस रहता है वो साइटोप्लाज्म में ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा एरिया कवर करता है, और साइटोप्लाज्म को देख रहे हो आप, बहुत कम एरिया दिया है उसने कवर करने के लिए। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस, या कहां से निकलता है लिम्फोसाइट, थाइमस से निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, इम्यून मैकेनिज्म का क्या काम करता है, इम्यून मैकेनिज्म की जैसे एक्ट करता है, जैसे जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म वाला सिस्टम होता है आपका बॉडी का, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन एजेंट जो भी आपकी बॉडी में आएगा, उससे क्या करेगा, ये डिफेंस करने का काम करेगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का ये काम तो आपको सबको नोन है, सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, मास्ट सेल्स में होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इसका काम क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। क्या करता है ये, एलर्जिक रिस्पॉन्स। जो आपकी बॉडी में जब एलर्जी होती है आपके लंग्स के अंदर, तो क्या रिलीज होता है, मास्ट सेल्स के ग्रेन्यूल्स में से रिलीज होता है हिस्टामिन। क्या रिलीज करता है ये, हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन रिलीज के होने की वजह से क्या होगा, जो भी आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी में वो डेवलप्ड होगा, और आपकी बॉडी को पता चलेगा कि भाई हमको इस चीज से एलर्जी हुई है। एलर्जी का काम क्या होता है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स। ठीक है, आपकी बॉडी उस चीज को नहीं सह पा रही है, इसलिए उसने एलर्जी क्रिएट करी है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसलिए उसी चीज से एलर्जी होती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में नुकसान करने आ गई, या बाहरी चीज आपकी बॉडी में नुकसान करने आ गई, और आपकी बॉडी ने अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस किया है, तो आपकी बॉडी को तो पता ही नहीं चलेगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या है, एक तरीके का सिम्टम्स है, एक आपकी बॉडी का एक तरीके का सिम्टम है पता लगाने का कि भाई हमारे अंदर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी आई है। तो किसके द्वारा पता चलता है, इन ग्रेन्यूल्स से जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स बताते हैं। क्या काम है मास्ट सेल का, एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का, और ये किसके द्वारा होता है, ग्रेन्यूल्स के द्वारा होता है, जो कि रिलीज करते हैं हिस्टामिन। अब इसके बाद आता है कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल्स का काम क्या होता है, लाइन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल की जो लाइनिंग है, जिससे मैंने आपको पहले बताया, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है। देखिए सिंपल है कॉलमनार, इसको कोई सीढ़ियां नहीं है और कॉलम्स के शेप में है। उसका एपिथेलियम होता है लाइन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है उसकी लाइनिंग के अंदर कौन सा होता है, कॉलमनार एपिथेलियम वाले सेल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रोंकाई वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे गैस एक्सचेंज वाला पार्ट, जो कि एल्वेलाई डक्ट और एल्वेलाई से होता है। इस तरीके से जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब वाला पार्ट है यहाँ पर, उसके सेल्स वाला और कौन कौन सी सेल्स होती है, आज पूरा इस टॉपिक में कंप्लीट होता है।